नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण की समीक्षा कराने पर विचार शुरू कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण के आधार की जांच कराए जाने की चर्चाएं हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में डालकर उन्हें आरक्षण दिया था। इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। इसी संवैधानिक कृत्य पर हाईकोर्ट ने टीएमसी सरकार के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। और इसी असंवैधानिक कृत्य पर माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। यह कार्य असंवैधानिक था। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आरक्षण को लेकर अब सियासी घमासान यूपी में शुरू हो गया है, क्या कुछ अपडेट है? समीक्षा करने पर भी विचार शुरू कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण की जांच कराने की लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण ही नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर अपना फैसला दिया है। वो स्वागत योग्य है। जो मुख्यमंत्री ने इस फैसले को लेकर बताया कि ये कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाती है। देखिए, आपको बता दें, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है टीएमसी सरकार में, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डालकर उन्हें आरक्षण दिया था, इसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार के लिए बड़ा झटका है। जी सिद्धार्थ, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलता था, अब उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा? क्योंकि पिछली बार तो इसमें जो घुमाफेर की गई थी उसको किस तरीके से यहाँ पर सफल परीक्षण इसका किया जाएगा? देखिए सबसे एक चीज बता दें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो जिस तरीके से संविधान के आरक्षण के आधार पर ओबीसी कोटे में यूपी में 27% आरक्षण दिया जाता था। इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों के करीब 2 दर्जन जातियों को मिल रहा है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने प्रारंभिक जांच के दौरान अधिकारियों को समक्ष अलग अलग मामले सामने आए हैं। अधिकारियों के सामने जांच में पता चला है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो मुसलमानों को 24 से अधिक जातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया गया। हालांकि उन्हें किस आधार पर आरक्षण दिया गया इसका किसी प्रकार से कोई जिक्र नहीं है। भाजपा का दावा है कि नियम के खिलाफ है। जो आरक्षण दिया गया है ये नियम के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं अब ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी इसकी जांच कराई जाएगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है। और जिस तरीके से टीएमसी के फैसले को हाई कोर्ट ने बदला है, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत शुरू हो गई है। जी सिद्धार्थ, सीएम योगी के अलावा और कौन कौन से नेताओं का इस पर बयान आया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों के दौरान कई बार इसको लेकर सवाल उठाया था।
बता दें वहीं लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी ने धर्म के आधार पर आरक्षण मामले में कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए थे। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जब छठवें चरण होने वाला है उसके पहले इस फैसले के बाद कहीं अब इसको लेकर नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ में और कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसको लेकर बयान जारी किया है। जी सिद्धार्थ, आरक्षण का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, ये किस तरीके से आगामी चुनाव पर प्रभाव डालने वाला है? देखिए बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका होगा और उत्तर प्रदेश के चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश में बात कर लें, खास कर उत्तर प्रदेश में ये नया मुद्दा मिल गया। और देखिए बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस मुद्दे को लेकर हमेशा खड़े रहे हैं और इसको लेकर हमेशा वो सवाल उठाते रहे। और देखिए समाजवादी पार्टी सरकार ने किस आधार पर आरक्षण दिया, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी विभागीय स्तर पर जिस तरीके से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्यौरा जुटाया जा रहा है और इसको सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया जाएगा। तो इसके बाद अब देखना यह है कि किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से बदलाव होता है। सिद्धार्थ, कल यूपी में भी छठा चरण होने वाला है, कितना प्रभाव यहाँ पर जातिगत समीकरण डालने वाले हैं? कौन सी जाति का दबदबा इस वाले चरण में सबसे ज्यादा दिख रहा है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव का कल छठवें चरण होने वाला है। देखिए सबकी निगाहें अपने कोर वोटर पर होगी। देखिए जो आरक्षण का मुद्दा है कहीं ना कहीं ओबीसी जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं कोर वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी का। और वो समाजवादी पार्टी के साथ दिखेगा जो गैर ओबीसी है, जिसमें गैर ओबीसी में जो छोटी जातियां आती हैं, प्रजापति की बात कर लें और जातियों की बात कर लें, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद वो जातियां और मजबूती से बीजेपी के साथ जाकर जुड़ेंगी। जी सिद्धार्थ, पीडीए की भी अहम भूमिका इस बार जताई जा रही है, उस पर काफी विश्वास जो है अखिलेश यादव का वहां पर बना हुआ है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव की ये कोशिश है कि जिस तरीके से उन्होंने मोर्चे गठन किया और लगातार जिस तरीके से वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि उनकी नैया ये पार करेंगे। लेकिन एक चीज है पिछड़ा दलित और जिस तरीके से वो अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो लेकिन दूसरी तरफ जो पीडीएम है वो भी इनका नुकसान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पीडीए वर्सेस पीडीएम की लड़ाई देखने को मिल रही है कहीं कहीं। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से बीजेपी की जो अदर ओबीसी कास्ट है वो बीजेपी के पाले में कितना आती है। देखिए उसके ऊपर उस 2022 की बात कर लें तो 22 में भी जब चुनाव हुए तो इसका फायदा बीजेपी को मिला था। जो गैर ओबीसी है गैर यादव ओबीसी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा हुआ था। ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। इस चरण में प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। कलेक्ट्रेट परिसर से जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान कर्मियों को रवाना किया। निष्पक्ष भयमुक्त मतदान कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस टीम ने जिले भर में भ्रमण कर शांति और सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। आज 24 मई को 58 श्रावस्ती लोकसभा सीट के 2 विधानसभाओं के लिए श्रावस्ती और भिंगा के लिए 844 मतदान केंद्रों के लिए आज हमारे यहाँ से भिंगा कलेक्ट्रेट से पार्टियां आज रवाना हो रही है। सभी पार्टियां आस्ते आस्ते अपनी मशीनें और बाकी सामग्री कलेक्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2 बजे तक हमारी सारी पार्टियां रवाना हो जाएंगी और दोपहर 3 बजे तक सकुशल सब अपने अपने मतदेय स्थलों पर पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ मतदान केंद्र 500 है और मतदेय स्थल 844 है। मेरी तरफ से पहली अपील तो ये है कि श्रावस्ती में वोट कम होता आया है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए सभी मतदाताओं से अपील है जनपद के। और दूसरा ये है कि सकुशल सुरक्षित माहौल में हम लोग चुनाव करवा सके, इसके लिए प्रशासन तो कटिबद्ध है। वोटर से भी उम्मीद है कि हमारे जो तमाम सारे माध्यम हैं, जिसमें से मीडिया एक माध्यम है, सीबीजी दूसरा माध्यम है, इसके माध्यम से अगर कोई शिकायत है तो समय रहते प्रशासन तक पहुंचाएं, इसका तत्काल हम लोग के साथ। एक कहावत है कि बाहर की पूरी रोटी से घर की आधी रोटी ही बढ़िया होती है, लेकिन युवा अपने भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अक्सर नौकरी करने के लिए विदेश चले जाते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है वह तो विदेश में काम कर अपने परिवार और अपने भविष्य को बेहतर बना लेते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो गलत हाथों में पड़कर तमाम तरह की परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर का एक युवक म्यांमार के मेवाड़ी इलाके में फंस गया है।
उसने एक वीडियो जारी कर अपनी आपबीती बयां की है। साथ ही सरकार से यहां से रिहा करने के लिए मदद भी मांगी है। उसने बताया 1 महीने पहले नौकरी के लिए उसने एजेंट से संपर्क किया था। एजेंट ने बेहतर भविष्य का सपना दिखाते हुए काम के लिए थाईलैंड बुलाया था। कुलदीप के भाई राहुल कुमार का आरोप है कि एजेंट ने गलत तरीके से बुलाकर उसके भाई को फंसा दिया है। उन्होंने बताया कि मानव तस्करी कर उसको थाईलैंड से म्यांमार भेज दिया गया, जहां पर उसको बंधक बनाकर दिन रात काम कराया जा रहा है। यही नहीं, काम में जरा सी भी कोताही होने पर कंपनी के लोग कुलदीप और अन्य लोगों के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट भी करते हैं। यह अपराध ना मेरा जाकर जा रहा है 1 महीना हो गया जी। मुझे जल्दी से जल्दी कोशिश करियो, मेरा बच्चा 10 दिन के अंदर अंदर आ जा। मेरी सरकार से, मोदी जी से, ओजी से, सबसे सरकार से प्रार्थना हाथ जोड़ के, अगर मेरा बच्चा 10 दिन के अंदर अंदर घर आ जा। मेरी मदद बहुत कर रहा है हमारा प्रधान जी गाँव का भी। और हमारा जाकर साल भर उनके पापा न हमारे न हो गए जी। बहुत हम तो बहुत गरीब आदमी, हम तो बहुत उससे जी अपने आप तक इक्कर गुजारा कर रहे जी अपना जी। हाँ, परसों हुई थी जी मेरे बाद करा क्या ना करे, माँ मुझे जल्दी से जल्दी निकलवा दो। अने जैसे 3 बच्चे मारे में फेंके गए, ऐसे मुझे फेंक देंगे, मार देंगे मुझे, मैं जल्दी से जल्दी कटवा लो। मामला ये है कि मेरे भाई को बहुत यहाँ से थाईलैंड के लिए ले जाया गया था, और थाईलैंड ले जाने के बाद वहाँ से मैसोट एयरपोर्ट पर एकदम हैंड टू हैंड टिकट करवाई गई और मैसोट एयरपोर्ट लेकर गए। वहाँ से 4-5 लोग उन्हें गाड़ी में डालकर खुफिया रास्ते से कंपनी में ले जाए गए, और वहाँ पर उनसे बहुत बुरी तरीके से मारपीट करते हैं और 18 से 20 घंटा काम करवाते हैं। और काम ना करने पर 10-10 किलोमीटर दूर भगाते भी है भगाने। और उन्होंने अंदर एक जेल बना रखी है, अगर वो 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें मारा जाता है, अंदर ले जाकर बहुत बुरी तरीके से शौंक दिया जाता है और पैर को ब्लेड से काटा जाता है। मेरी विनती है सभी से, भारत सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से, कि मेरे भाई को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए। मैं म्यांमार के मेवाड़ी इलाके में फंसा हुआ हूँ और हमारे भारतीय लड़के यहाँ पर 15 से 20 लड़के फंसे हुए हैं, और मेरी 1 से 2 वीडियो न्यूज़ पे भी चल चुकी है। अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, और हमारे घर वालों ने, और जो यहाँ के 5-6 लड़के हो रहे हैं उन्होंने भी रिपोर्ट दी हुई है एम्बेसी में। उनके साइड से भी कोई जो है सरकार ने अभी तक रिप्लाई या कोई रिस्पॉन्स या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, और हमारी साइड से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि यहाँ पर एक लड़के की डेथ हो चुकी है और एक लड़की का सिर फाड़ दिया है बजा के टॉर्चर करके, और हमारे साथ भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। हम लोग भी डेली टॉर्चर जो है जितने टाइम तक हम सह रहे हैं, अदरवाइज जी कुछ भी अगर हमें खुद से एक्शन लेना पड़ेगा, जब हम मजबूर हो जाएंगे खुद से एक्शन लेना पड़ेगा हम लोगों को। रामपुर के थाना सिविल लाइन पुलिस की गौकशी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस बदमाश में आपको बता दें कि एक गौकश घायल हो गया। अपराधी के पास से तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद हुई है। बीती रात थाना सिविल लाइन पुलिस ने संजीवनी हॉस्पिटल के सामने रामपुर बरेली बाईपास पर ग्राम अलीनगर जनूबी रोड पर आपको बता दें कि संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की चेकिंग करते समय 2 लोग बाइक से आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा दिया तो उन 2 बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया। अपने आप को बचाते हुए पुलिस की टीम ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद बदमाश नादिर के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। झांसी में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को कार ने कुचल दिया और उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। इतना ही नहीं, कार व्यक्ति को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।
अमेठी के पीठीपुर पावर हाउस पर तैनात संविदा लाइनमैन बिजली की चपेट में आने से झुलस गया, जहां लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक का बेलखरी गांव में शव पहुंचने पर कोहराम मच गया। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि पत्नी को नौकरी, बच्चों की शिक्षा और उचित मुआवजा लिखित दें। जब तक विद्युत विभाग के अधिकारी यहां आकर कोई आश्वासन नहीं देते, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में एक छात्रा विद्यालय के चौकीदार की मसाज कर रही है, लेकिन आपको बता दें जबकि दूसरी वीडियो में चौकीदार छात्राओं के साथ नृत्य कर रहा है। एक वीडियो में कई शिक्षिकाएं भी नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होते ही बीएसए ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी कांधला को सौंपी है। अब तक की जांच में सामने आया है कि वीडियो 2 साल पुरानी है। वीडियो में विद्यालय का चौकीदार छात्राओं से चेहरे की मसाज कराता दिखाई दे रहा है। यूपी के सीतापुर में देर रात सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहां सवारियों से भरी एक चलती रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। वहीं रोडवेज बस में आग लगने से बस के अंदर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस को आग का गोला बना देख स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया। इसके बाद स्थानीय लोग भी बस की तरफ दौड़े। बस के अंदर सवार यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस के चालक ने किसी तरह से बस को रोका, जिसके बाद यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। तो यूपी के सीतापुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यात्रियों से भरी बस आपको बता दें पलट गई। आपको बता दें कि उसमें आग लग गई और आग की लपटें बहुत तेज थी। कई लोगों के घायल होने की सूचना भी वहां पर है। बुढ़ा मेरा वहाँ पे बैठा था, 2 लोग आए हैं, उसको बैठाला, बोले पापा से बोले कि चलो थोड़ा सा झांसी की मोट कोतवाली क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर बाइक सवार बदमाशों ने दूसरी टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस बैरिकेडिंग से चंद दूरी से आपको बता दें कि बदमाश वृद्ध की जेब से 40,000 की नकदी लेकर भाग निकले। बता दें कि 48 घंटे में मोट कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने ये दूसरी घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला ये हो गया सर कि मेरा पापा था तो पैसे पकड़े थे और मैं यहाँ से सवेरे मेला चला गया 4 बजे से, और बुढ़ा मेरा वहाँ पे बैठा था, 2 लोग आए हैं, उसको बैठाला, बोले पापा से बोले कि चलो थोड़ा सा काम है, हमारा काम देख लो। बोले हम पप्पू के लला है, तो उसने गड़ू का दुकान वाले ने सामने वहाँ पे पैसे काट लिए, जेब काट लीजिए। कितने पैसे थे? 40,000 रुपये थे सर। 40,000 से अमरा का मेला किया था साहब हमने। ये पैसे हमने 2 दिन के बाद हमने चलो हम एक दो दिन के बाद वहाँ झांसी दे आएंगे दुकानदार के जी के जिससे माल लिया था हमने, उसको देने जाने थे, तो हमने चलो एक कुमरिया का मेला करके बाद में उसको दे आएंगे हम। बस पैसे दे के और सीधे हम से कुमरिया का मेला चले गए। घटना सर ये हो गई कि हमारे जो नाना जी है तो इनकी 40,000 रुपये की अभी जेब कट गई, वही 4 या 4.5 के लमसम, क्योंकि मामा और माई मेला में रहते हैं। और यहाँ पर सर काफ़ी चोरी होती है हम लोगों की। पहले भी चोरी हुई थी 50-60 हज़ार की, 20,000 की पहले भी चोरी हुई थी। कैसे जेब कटी है, कहाँ पे? जेब ये यहाँ पर बैठे थे, 2 बंदे आए तो इनसे कहने लगे कि आप काम कर दो, हमारा फाड़े वगैरह पीट लो, तो ये चले गए। मामा माई यहाँ पर थी नहीं, तो वो बैठार के बाइक पे इनको ले गए और बैठार के इनकी जेब काट के उनको बस स्टैंड छोड़ दी।
सीतापुर में बच्चों के विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में युवक द्वारा अवैध असले से फायरिंग की जा रही है। इस मामले में 4 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसमें ग्राम प्रधान के घर में शादी समारोह में कुर्सी पर बैठने को लेकर यह विवाद हुआ था। ये पूरा महोली कोतवाली के गजपतिपुर गांव का मामला है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां ईंट से भरे ओवरलोड ट्रॉले से एक कार टकरा गई। आपको बता दें कि इस हादसे में एक कार चकनाचूर हो गई और उसमें बैठी सवारियां अंदर ही फंस गईं। लहूलुहान हालत में कार में फंसी मां बेटी चीखती चिल्लाती रही। बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला जा सका। फिलहाल गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में ट्रॉले का ड्राइवर भी घायल हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।